वेलकम बैक टू द चैनल। क्वेश्चन आंसर्स के लास्ट एपिसोड ने इतनी पॉपुलैरिटी ली है कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता था। मेरे पास तकरीबन 20 क्यूरीज आई हैं, क्वेश्चंस आए हैं, लोगों के ईमेल्स आई हैं, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप भी किया है कि अपने जो पूरे सिनेरियोज हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो मुझे बताई हैं और उसके ऊपर कमेंट करने का कहा है मुझको। तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू मेक दिस अ रेगुलर थिंग, और मैं इस चीज़ को सोच रहा हूँ कि एवरी वीक ट्राई कर सकें इस क्वेश्चन आंसर सेशन को। लेट्स सी कि कैसे आगे बढ़ता है, क्योंकि इसमें फ़ायदा ये हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं, प्रैक्टिकल सिनेरियोज होते हैं या सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए होते हैं। और कुछ लोगों को अगर मैं वो एक्सप्लेन करूं तो बहुत सारे ऐसे ऑडियंस में लोग होंगे जो प्रोबेबली उस चीज से रिलेट करते हैं और उनको उसके अंदर भी फायदा मिलेगा। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि मैं पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर वीडियोस बनाता हूं, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको वही पॉइंट्स बताता हूं इन क्वेश्चन एंड आंसर्स वीडियोस के लिए। आपको जो पॉइंट्स होंगे वो इसी तरह है कि आप डेफिनेटली मुझको अपनी एज बताएंगे, अपनी फैमिली साइज बताएंगे, फैमिलीज कहाँ रहती हैं वो बताएंगे। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे कि कौन से सिटी में आप खुद रह रहे हैं, कौन से कंट्री में आप खुद रह रहे हैं, और इसके अलावा आपकी फैमिली कौन सी सिटीज में रह रही है, कौन से कंट्री में रह रही है, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, आपके डिपेंडेंट्स कहाँ कहाँ रह रहे हैं। इसके अलावा आप एज मच एज पॉसिबल इंफॉर्मेशन मुझे देंगे और मुझे ईमेल कर दें आप ये इंफॉर्मेशन। फिर मैं उसको एनोनिमसली इधर इस वीडियो पर डिस्कस करूंगा, और कभी कभी हुआ तो मैं आपको प्राइवेटली भी रिप्लाई करूंगा उसके अंदर। लेकिन इन सारी चीज़ों पे मैं दोबारा एक बार बोलूंगा कि जो भी मैं यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ या मैं कुछ भी आपको बता रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, प्लीज़ टेक इट एज पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें फिर भी मेरे पास विजिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि सारे क्वेश्चंस, क्योंकि होता क्या है कि मैं क्वेश्चन आंसर्स के अंदर मैं कभी कभी रिप्लाई करता हूँ और कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ, कभी कुछ लोग रिप्लाई कर देते हैं, कभी कुछ सही से रिप्लाई नहीं भी करते, तो इसलिए सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो मैं उस चीज़ को जितना मुझे समझ में आता है मैं उस हिसाब से अपने कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, एक बात और कि इस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ मैं इसके अंदर चैप्टर्स डाल दूंगा। आपको क्वेश्चन वन अगर समझ नहीं आ रहा हो तो क्वेश्चन टू पे जा सकते हैं, क्वेश्चन टू समझना हो तो क्वेश्चन थ्री पे जा सकते हैं। आप इस तरह चैप्टर्स में मूव अराउंड कर सकते हैं अगर आपको पूरी वीडियो एक साथ ना देखनी हो। सो पहली ईमेल पे आते हैं। आई एम अ फैन एंड रेगुलर कंज्यूमर ऑफ योर कंटेंट विच इज फन एंड इन्फॉर्मेटिव एज वेल। आई हैव फॉलोइंग क्वेरी फ्रॉम योर क्वेश्चन एंड आंसर्स वीडियो। अब it's a long email, लेकिन let's see. I would like to build a retirement fund with a monthly cash flow of 2 to 3 lakhs PKR or equivalent considering inflation when I retire per month at least. I want to retire at 60, at the age of 60 in Pakistan. So the question is, what should be my ideal investment portfolio like given in the profile below? Do you have any format excel track goes? And अच्छा मैं इसके बारे में बात करता हूँ। प्रोफाइल इनकी देख लेते हैं। प्रोफाइल ये है कि एज इनकी 41 है, फैमिली डिपेंडेंट्स, 3 स्कूल गोइंग किड्स हैं विद वाइफ एंड पेरेंट्स। वाइफ एंड किड्स लिव विद हिम इन सिंगापुर, और जो पेरेंट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस सिंगापुर है। एसेट्स क्या हैं? अच्छा, एसेट्स इनके पास है मल्टीपल प्राइवेट प्लॉट्स of value around 30 million Pakistani rupee in total. A house where my parents live, a gold of 2 million PKR, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट 1 मिलियन PKR के 5000 USD के, और म्यूचुअल फंड 5 लाख रुपए के मीज़ान बैंक के, और मंथली हाउस होल्ड इनकम ऑफ 12,000 USD पर मंथ, एंड ब्रैकेट में लिखा हुआ आई कैन सेव अप टू 2000 USD per month. My recommendation or video suggestion: list all the privileges and schemes that the government has to launch, that the government has launched or already exist for overseas Pakistanis and their benefit. Comparison of stockbrokers in Pakistan and the best one for the overseas Pakistanis. Step by step walk through the execution of trade through your preferred trading platform. Balancing the portfolio between Pakistan stocks and international stocks through Saxo, etc. for overseas Pakistanis. And he's asking for meetup as well. Anyways, now जो मैंने इस ईमेल से देखा है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अपने हिसाब से मैंने क्या चीज समझी है इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंगापुर इज अ वेरी नाइस कंट्री टू रेज द किड्स, उसके उसमें कोई शक नहीं है। सिंगापुर इज अ वेरी नाइस कंट्री टू लिव, टू रिटायर एंड एवरीथिंग, ऑल्दो एक्सपेंसिव बहुत है। उसके अंदर गाड़ी लेते हुए भी मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, आपकी गाड़ी भी नहीं खरीद सकते इतने आराम से आप। तो हायर एजुकेशन के लिए, अच्छा इन्होंने मुझसे पूछा था कि हायर एजुकेशन के लिए कैसा है, तो ऑफ कोर्स सिंगापुर में अगर आप रह रहे हैं और आपके पास पासपोर्ट है, रेजिडेंसी है, तो आई वुड से आपका प्लान यही है कि बच्चों की हायर एजुकेशन सिंगापुर में ही हो, जहाँ पर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगेन भेज सकें उनको बाहर, लेट्स से यूएस कनाडा के अंदर फॉर एनी रीज़न, तो उसके लिए फिर आपको प्लान करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको अपनी जो प्रोफाइल के हिसाब से अपनी सेविंग करनी पड़ेगी, और जो आपने मुझे अभी तक पोर्टफोलियो बताया है उसके हिसाब से
एक चीज़ ये कि आपने मुझे कहा कि आपकी 12,000 यूएसडी सैलरी है। मुझे नहीं पता सिंगापुर में टैक्स का रेट क्या है। मेरे ख्याल से उसमें 15-20% के करीब टैक्स है एक्सपैट्स के ऊपर। लेकिन मुझे नहीं एग्जैक्टली पता, क्योंकि मुझे पॉइंट ये है कि आपने जो 12,000 यूएसडी बोला है कि आपकी सैलरी है और आप उसमें से सिर्फ 2,000 यूएसडी सेव कर सकते हैं। आई स्टिल फील कि इसके अंदर ज़्यादा सेविंग हो सकती है। आई डोंट नो इफ़ यू सीन माई वीडियो वेयर आई टॉक्ड अबाउट 75-25-15 रूल। वो आप डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करें। अगर आपकी आफ्टर टैक्स सैलरी लेट से 10,000 यूएसडी है, तो 2,000 यूएसडी सेविंग इज नॉट समथिंग कि मैं इसको रेकमेंड करूंगा। इससे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इससे ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात आपने ये कही थी कि कोई एक्सेल शीट ऐसी हो जो कि आपके डिफरेंट माइलस्टोन्स को अचीव करने के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ इस तरह का हो जाए। तो मैंने ऐसी ऐसा कोई एक्सेल शीट तो बनाई नहीं है, लेकिन ये आपको खुद देखना पड़ेगा। लेट से आपने लिखा था बेस्ट कार, हज, ट्रैवल एक्सेट्रा, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, किस तरह आप प्लान कर सकते हैं, तो ये तो आपको खुद पता होगा। क्योंकि देखें, किड्स एजुकेशन, हज, और ये बाकी ट्रैवलिंग हो गई ईयरली बाई 2-3 साल में एक दफ़ा या हर साल, तो और गाड़ी। गाड़ी वैसे तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन सिंगापुर में रहते हुए शायद बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो हाँ, एजुकेशन फंड्स इज समथिंग कि आपको अगर सिंगापुर में नहीं पढ़ाना, इवन पाकिस्तान में पढ़ाना है या कहीं और पढ़ाना है, क्योंकि सिंगापुर में तो फ्री होगा अगर आप रेजिडेंट हैं वहाँ के और आप सिटीजन है, वहाँ हो जाते हैं वहाँ के। अगर आप सिटीजन हो जाते हैं तो फिर तो सिंगापुर इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टडी फॉर द किड्स। और अगर उसके बाद उनको मूव करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका वैल्यू देखेंगे ना, तो मेरे ख्याल से सिंगापुर इज़ अ बेटर प्लेस। उसमें आपके पैसे भी नहीं लग रहे होंगे। इसके अलावा ट्रैवलिंग के लिए जहाँ तक बात है ना, तो मैं इस बारे में लोगों को कहता हूँ कि यार, आप जिस कंट्री में रह रहे हैं ना, सबसे पहले तो उसके सराउंडिंग के कंट्रीज को देख लें। जैसे हम लोग अगर यूएई में रहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई आप ओमान देख लें, आप जॉर्जिया देख लें, आप अजरबैजान देख लें, आप टर्की देख लें, आप लेट्स से जीसी सऊदी देख लें, या और जीसीसी कंट्रीज देख लें। क्योंकि उसमें एक तो ये कि आपको पासपोर्ट, आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी नहीं होंगी। आपको इमीडिएटली वीज़ा मिलेगा। जिन कंट्रीज़ का नाम मैंने बताया, इनमें आराम से वीज़ा मिल जाता है। तो वो आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको उसमें आराम से वीज़ा मिल सकता है, और दूसरा ये कि सस्ते भी होते हैं। इसी तरह अगर आप सिंगापुर में हैं, तो आप पहले ये ट्राई करें जो आपके सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं। आई एम श्योर आपने मलेशिया देखा होगा, आप चाइना गए होंगे, इस तरह की जगहों पे गए होंगे, थाईलैंड गए होंगे। तो आप सबसे पहले तो अपना रीजनल जो प्रॉक्सिमिटी में जो एरियाज आते हैं, उनमें आप ट्रैवल कर लें, ताकि आपको एक टेस्ट वहाँ का मिल जाए। यू नेवर नो कि आप सिंगापुर कब छोड़ जाएं। तो बेहतर यह कि जहाँ पर आप रह रहे हैं, जो करीब तरीन कंट्रीज हैं, आप जहाँ जा सकते हैं इजीली, सस्ता है, वहाँ आप पहले ट्रैवल कर लें। अच्छा, अब पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं। आपकी ईमेल के अंदर जो पहला पॉइंट था, क्वेश्चन जो था आपका, या आपने कहा था कि इस वीडियो में मैं उस बारे में बात करूं, तो लिस्ट ऑल द प्रिविलेजेस एंड स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दैट हैज बीन लॉन्च्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज। तो सबसे पहले तो आपको नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट आपने लिया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको पता है कि ये एक चीज़ है। इसके अलावा ओवरसीज के लिए अभी रिसेंटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उन्होंने कुछ रोशन पाकिस्तान करके कोई स्कीम लॉन्च की है, जो कि आपको दो तरह से लोन देती है। एक तो कोलैटरल बेसिस के ऊपर देती है, और एक देती है आप खुद अगर अप्लाई करना चाहते हैं लोन किसी प्रॉपर्टी के लिए, अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो करते हैं। और उसके जो रेट्स हैं वो उतने ज़्यादा नहीं है जितने नॉर्मल मॉर्गेज के होते हैं। तो एक तो और अनलिमिटेड मॉर्गेज है उसके अंदर, अगर आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी है तो आप अनलिमिटेड मॉर्गेज कर सकते हैं। तो एक तो वो चीज़ है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। एक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है जो कि डॉलर डिनोमिनेशन के अंदर जो है ना, मेरे ख्याल से बेस्ट बेट है अगर आपको कुछ अरसे के लिए अपनी पैसों को पार्क करना है। अगेन मैं कहूँगा कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट या कोई भी कैश इंस्ट्रूमेंट जो है, वो इतना अच्छा नहीं है एसेट, अगर उसको कंपेयर करें किसी एसेट के अगेंस्ट। एसेट में आप मैं बात करता हूँ रियल एस्टेट की या फिर स्टॉक्स की। तो अगर लॉन्ग टर्म पे देखें, तो रुपी या यूएसडी, उस तरह से अगर आपको 7% यूएसडी में मिल भी रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है। आपको उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन देखनी चाहिए, और आप ट्राई करें कुछ और करने की। बाकी रहा कि और गवर्नमेंट क्या ऑप्शन देती है, तो और तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जितना ये कर दिया ना, इतना ही बहुत है। वैसे एज सच कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं। आप टैक्स फ्री काम कर सकते हैं बहुत सारे, लेकिन अगेन मैं कहता हूँ कि ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं किया हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि जो लोग बाहर हैं, वो अपनी अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाएं। और पाकिस्तान के हिसाब से अगर उनको किसी टाइम पे भी ये सोचना है, जैसे आपने लिखा कि 60 ईयर्स में आपको पाकिस्तान आना है, तो किसी टाइम पे भी अगर किसी ने सोचा हुआ है कि पाकिस्तान आना है, तो अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं पाकिस्तान के हिसाब से। कुछ चीज़ें कर लें, यानी कि बैंक अकाउंट खोल लें पाकिस्तान के अंदर। ये रोशन डिजिटल अकाउंट तो एक चीज़ है, लेकिन अपना बैंक अकाउंट पाकिस्तान में रहते हुए वो खोल लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसको खोलने के बाद उसमें ट्रांजैक्शंस करके देखें कि कैसी हो रही है वहाँ पर चीज़ें, कैसे चल रही हैं। क्योंकि ये
जब आप एकदम से जाते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें सरप्राइज़ मिलती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यू विल नॉट लाइक इट, क्योंकि वो रेड टेप बहुत सारी चीज़ों के अंदर होता है। तो बाय द वे मैं कहता हूँ एक बैंक अकाउंट भी नहीं, आप एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट खोलें, क्योंकि जब आप पाकिस्तान चले जाएंगे और आपके पास कोई जॉब नहीं होगी और आप सिर्फ रिटायर होने जा रहे हैं, या फर्ज करें आपके पास कोई जॉब नहीं और आप वैसे ही पाकिस्तान जा रहे हैं, बैंक अकाउंट खोलना एक अजाब हो जाएगा आपके लिए। आप जब तक बाहर है ना पाकिस्तान से, आपको आपकी कंपनी लेटर दे देगी सिंगापुर में या कहीं और से, वो उसकी बेसिस के ऊपर आप मल्टीपल अकाउंट्स खोल सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि मैंने भी किया हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान में अकाउंट खोलना एक बहुत ही खतरनाक किस्म का एक एडवेंचर होता है। जब आपको, अगर आपके पास पेपर डॉक्यूमेंट ना हो, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल नहीं है, या आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए भी मुश्किल काम है। आप बाहर हैं तब भी मुश्किल काम है, लेकिन उसके लिए फिर भी आजकल इतना मुश्किल नहीं रहा, चीज़ें आसान हो गई हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है और पाकिस्तान चले जाते हैं और आपको बैंक खोलना है तो एक मुश्किल काम है, तो आप प्लीज बैंक अकाउंट जरूर खोल लीजिएगा इन एनी केस। अच्छा, इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि कंपैरिजन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स इन पाकिस्तान एंड द बेस्ट वंस फॉर द ओवरसीज पाकिस्तानी स्टॉक ब्रोकर के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उसके अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरह से मैंने रिसेंटली एक स्टॉक ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोला है और उसको मैं किस तरह से मैनेज कर रहा हूँ। वो मैं एक डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है। मैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, खासतौर पे जो ओवरसीज हैं उनके लिए आसान है, मैं कहता हूँ जो पाकिस्तान में हैं, उनके लिए मुश्किल है। ओवरसीज में रहते हुए तो आपको बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी कर देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट अगर पूरे हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कोई भी स्टॉक ब्रोकर ले लें मेरे ख्याल से, बड़ा ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, बड़ा नाम वाला ले लें जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना हो इन इन टर्म्स ऑफ पेपर वर्क। उसमें खोल लें आप। बाय द वे हर स्टॉक ब्रोकर पीछे आपके सीडीसी अकाउंट होता है और बहुत ज़्यादा सेफ है पाकिस्तान के अंदर। मैंने अभी जो अकाउंट खोला है, मैं उसको मैं बताऊंगा अभी वीडियो के अंदर कि हर चीज़, जो स्टॉक ब्रोकर होता है वो सिर्फ फ्रंट मैन होता है, पीछे सब कुछ जो है वो सीडीसी के अंदर हो रहा होता है। आपका जो सीडीसी अकाउंट है वो बनता है सबसे पहले, स्टॉक ब्रोकर तो बीच में बाद में आता है, वो अपने कमीशन के लिए आता है सिर्फ। आपके शेयर्स भी सीडीसी के अंदर सेव हो रहे होते हैं, आपका सारा ट्रांजैक्शन जो होती है वो सीडीसी के थ्रू हो रही होती है। तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं है, आप बेस्ट कोई भी अवेलेबल ब्रोकर हो उसके साथ अकाउंट खोल लें। मैं इसके अंदर जब वीडियो बनाऊंगा तो फिर उसमें डिटेल भी बताऊंगा। इसके अलावा ये कि अगेन आपने कहा कि स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ ट्रेड थ्रू प्रेफर्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म वो भी मैं उसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। बाकी बैलेंसिंग पोर्टफोलियोज बिटवीन पाकिस्तान स्टॉक्स एंड इंटरनेशनल स्टॉक्स के बारे में मुझे इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने एक वीडियो अभी रिसेंटली बनाई है जिसके अंदर मैंने अपनी डिबैकर्स के बारे में बताया था कि, और अभी वो वीडियो लॉन्च नहीं हुई, आई नहीं है, वो आएगी बहुत जल्दी। लेकिन मैं उसमें बताऊंगा कि आपको दो कौन सी बड़ी मिस्टेक्स थी, उनमें एक मिस्टेक मेरी ये स्टॉक्स के हवाले से थी जो मैंने यूएस में किए थे और लेवरेज पे किया था, वो काम बिल्कुल भी आप ना करें। लेकिन स्टॉक मार्केट, जो इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट है यूएस की, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसको, उस पर कैसे अकाउंट खोल सकते हैं बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, किसी भी कंट्री में रहते हुए। पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनका मुझे नहीं पता, मैं उस वीडियो में जरूर जिक्र करूंगा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि पाकिस्तान में रहते हुए कैसे अकाउंट खोलेंगे। अगर इन इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए आप खोल सकते हैं तो आप खोल लें। मैं आपको नाम ले लेता हूँ, इंटरैक्टिव ब्रोकर के नाम से, उस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन इंटरैक्टिव ब्रोकर आप इंटरनेट पे सर्च करें, आप उसमें अपनी चीजें देखें कि अगर उसमें कुछ कर सकते हैं। अगर सिंगापुर में रहते हुए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान में रहते हैं वो लोग देख लें कि इंटरैक्टिव ब्रोकर में काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगी या और क्या चीज़ें हो सकती हैं। मैं उसको, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं उसको बनाऊंगा उसकी वीडियो को। लेकिन मैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं या किस तरह से वो काम करेगा, या और जो जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में बात करूंगा वो कैसे काम करेंगे। इसके अलावा जैसे आपने, हाँ, तो इंटरनेशनल स्टॉक्स के बारे में मैं उसी वक्त बात करूंगा जब नेक्स्ट वीडियो की बात होगी। आखिर में आपने जिस तरह बोला कि आपको पाकिस्तान में सेटल होना है इवेंचुअली एट द एज ऑफ 60, उस टाइम पर आप प्रॉब्ली अपने बच्चों से की एजुकेशन से फारिग हो चुके होंगे, तो आपको वहाँ पर एक प्रॉपर्टी चाहिए होगी। कैश फ्लो जो चाहिए वो रेंटल इनकम से मैं कहूँगा कि आप लें, क्योंकि रेंटल इनकम का जो कैश फ्लो होता है वो होता है बेसिकली इन्फ्लेशन प्रूफ। अगर जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, अगर आपको पाकिस्तान में रहना है तो वो इन्फ्लेशन प्रूफ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप हर साल अपने रेंट बढ़ाते हैं। मैंने एक दो वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ उसके अंदर बात भी की है मैंने कि किस तरह से इन्फ्लेशन प्रूफ होता है रेंटल रिटर्न। क्योंकि जब आप पाकिस्तान में देख लें, मैं दुबई की बात करूँ ना, दुबई के अंदर रेंट ऊपर भी जाते हैं नीचे भी जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमेशा ऊपर जाते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन भी ऊपर जाती है, रेंट भी उसी हिसाब से ऊपर जाते हैं। कम होता है रेंटल रिटर्न इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, बट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपकी प्रॉपर्टी प्राइस भी बढ़ रही होती है, आपका रेंटल भी बढ़ रहा होता है, तो इवेंचुअली वो आपको इन्फ्लेशन बीट करता है। तो कुछ इस तरह करें कि आपका जो 3 से 4 लाख रुपए का इस वक्त का गोल है, वो इन्फ्लेशन के हिसाब से जो भी रेट बनता हो आज से 20 साल बाद, वो अभी के हिसाब से आप देखें
आपका 1 लाख रुपए रेंटल आना चाहिए किसी भी तरह से, ताकि आपके जो बाकी के 3 लाख रुपए का जो गैप है वो आप दूसरी तरह से पूरा करें। लेट से नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से पूरा करें, म्यूचुअल फंड से पूरा करें, या आप और स्टॉक से पूरा करें, या आप कोई अपनी जॉब कर रहे हो। आप देखें 60 ईयर्स भी एक ऐसी जॉब, ऐसी एज नहीं है कि आजकल बंदा घर बैठ जाए। रिटायरमेंट कहने को तो बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बंदा घर बैठे। लंबी हो रही है वीडियो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाता हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैंने जैसे बताया कि वीडियो को जब भी लाइक करते हैं तो उसके अंदर यूट्यूब उसको इस लेवल से इस लेवल पे पहुंचा देता है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा मैंने न्यूज़लेटर भी स्टार्ट किया है। मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते एक न्यूज़लेटर आपको सेंड किया करूं। प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें, अपना ईमेल एड्रेस उसमें डालें। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, ताकि आपको हर हफ्ते जो अपार्ट फ्रॉम दीज वीडियोस जो मेरे पास ईमेल के अंदर जो मैं आपको बता सकूं अपने बारे में, या बहुत सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूं जो हो सकता है मैं वीडियोस के अंदर ना बता रहा हूं, उस ईमेल के न्यूज़लेटर के अंदर आपको मिलेंगी। प्लीज सब्सक्राइब द न्यूज़लेटर एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक इट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। थैंक्स फॉर प्रीवियस एडवाइस। अच्छा, इनसे मेरी बात हो चुकी थी पहले, तो उन्होंने मुझे कहा कि थैंक्स फॉर प्रीवियस एडवाइस। और बात अब मैं जल्दी से बात करूं तो कंट्री ऑफ रेजिडेंस इनका ऑस्ट्रेलिया है, मैरिड है, 37 ईयर्स ऑफ एज है। पाकिस्तान के अंदर 3 प्लॉट्स हैं, 2 एक्टिव हैं, एक अंडर बैलेटिंग है। और 3 मिलियन यानी कि 30 लाख रुपए के नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इनके पास है। अनदर 2 मिलियन 20 लाख रुपए इनको एडवाइस करना है कि ये किस तरह से जो है ना उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आई एम प्लानिंग टू मूव टू पाकिस्तान सून फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, मे बी फॉर 1 ईयर, and eventually want to eventually will come back sooner or later, but I wanted to build invest something somewhere in Pakistan for regular income, because Allah knows better and things like that. Currently I can invest 5 to 7 million. अभी ऊपर उन्होंने कहा था 2 million, अच्छा anyways 5 to 7 million, later I can do more. I have one plan which I discussed with you previously. My plans start building home from one plot 5 Murla and then sell it, buy small on ground plots and so sell it on profits without making homes. Lastly I would request you, अच्छा क्रिप्टो के बारे में इन्होंने पूछा है। और हाँ, तो अगर इसका क्रक्स में बताऊं आपको, तो ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, फैमिली इनकी वहीं पर उनके साथ है, पाकिस्तान में किसी टाइम पे आना चाहते हैं। फॉर सम रीज़न एवरी पर्सन हु इज़ लिविंग आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, उनका दिल यही होता है कि पाकिस्तान जाके रहें। मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर अच्छे हालात हो जाएंगे तो किसका दिल नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में रहें, क्योंकि सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन एनीवेज अब बात करें इनकी, तो इनको बेसिकली इनको पाकिस्तान में मूव होना है किसी टाइम पर बाद में, और अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए मूव होना है, और ये चाह रहे हैं कि कुछ करें वहाँ पर, कुछ इन्वेस्टमेंट करें। तो सर पॉइंट ये है कि आपके पास इस वक्त जो है वो इतना कैपिटल नहीं है कि आप इसमें कुछ बड़ा काम कर सकें। मैं कहता हूँ कि आपके पास 70-80 लाख रुपए होना एक जगह कैश पे, तो मैं कहूँगा कि आप रेंटल रिटर्न के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर दें, एक कोई अपार्टमेंट ले लें, या कोई लेट से, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बहरिया टाउन के अंदर कोई वो कर लें, आप प्लॉट ले लें, और उसके बाद उसको फॉर सर्टेन टाइम आप रखें और उसके बाद बेच दें। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं बताऊँ आपको, ये स्पेकुलेशन होती है प्रॉपर्टी के अंदर, अनलेस प्रॉपर्टी ऑन ग्राउंड नहीं हो, और अनलेस प्रॉपर्टी कोई आप इस कंडीशन में ना हो कि उसको या तो आप उस पर इमीडिएट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकें, या फिर आप उसको इमीडिएटली रेंट आउट कर सकें। तो अगर तो आपको कैश फ्लो चाहिए, तो मैं तो फिर कहूँगा कि आप कोई रेंटल प्रॉपर्टी लें और उसको रेंट आउट कर दें। लेकिन जितनी हल्की प्रॉपर्टी होगी उसका रेंटल रिटर्न उतना अच्छा होगा, लेकिन उसकी जो कैश जो जो एप्रिसिएशन होगी उतनी अच्छी नहीं होगी। जितनी महंगी प्रॉपर्टी होगी उसका रेंटल रिटर्न कम होगा, लेकिन उसकी एप्रिसिएशन अच्छी होगी। ये एक नॉर्मल रूल ऑफ थंब है जो कि मैंने देखा है पाकिस्तान के अंदर। तो उसके हिसाब से देख लें कि आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। लेकिन मेरे ख्याल से आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पैसे आपके पास इस वक्त मौजूद हैं उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दें, उसको कैश की फॉर्म में ना रखें। भले आप उसको नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर दें, डॉलर में कर दें, इसको रुपी में कर दें, कहीं भी कर दें, लेकिन उसको इन्वेस्ट ज़रूर करें। और उसके बाद आप सोचें कि अब क्या करना है, क्योंकि इन इवन जो इन द मीन टाइम जो टाइम गुजर रहा है, उस जो फजूल में पैसे पड़े हुए हैं, वो आपके लिए कुछ ना कुछ काम आने चाहिए। म्यूचुअल फंड ज़रूर देखें। आपने म्यूचुअल फंड स्टॉक के बारे में कोई बात नहीं की, आप म्यूचुअल फंड ज़रूर देखें। कुछ प्रॉपर्टी कुछ पैसे अपने म्यूचुअल फंड के अंदर भी डालें पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की स्टॉक मार्केट भी इतनी बुरी नहीं है, आप वहाँ पर भी थोड़े बहुत पैसे डाल सकते हैं, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, डाइवर्सिफाइड रखने के लिए। आपने बताया कि यहाँ पर मेरे ख्याल से आपके पास ऑस्ट्रेलिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो कि मॉर्गेज की हो आपने। ऑस्ट्रेलिया की प्रॉपर्टी भी स्काई रॉकेट कर चुकी है, तो मुझे नहीं पता कि इस वक्त लेना बनता है कि नहीं बनता है ऑस्ट्रेलिया में। इट्स अप टू यू बेटर अंडरस्टैंडिंग कि जो है ना लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप ले सकते हैं। तो आप मेरे ख्याल से अगर
अच्छा, इसमें एक और इफ्स एंड बट्स आते हैं ना, इसमें पॉइंट ये है कि अगर आप प्लॉट लेकर बना लें उसको, नथिंग लाइक इट। प्लॉट लेके बनाना जब सही रहता है ना, जब आपका कोई वहां पर ऑप्शन हो, वहां कोई बंदा आपका रह रहा हो पाकिस्तान के अंदर जो आपको सपोर्ट कर सके। लेकिन अगर आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो आप कैसे घर बनाएंगे और ये सारी चीजें करेंगे? कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर आप नहीं छोड़ सकते। तो इट डिपेंड्स, इट आप इवन एक खड़ी प्रॉपर्टी को रेंट पे भी देंगे ना, वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो थोड़ा बहुत उसके अंदर देखना पड़ता है कि कुछ रिलायबल लोग आपके पास होने चाहिए। अदरवाइज मैं ये कहूंगा कि आप, अब पाकिस्तान में रीट्स आने वाले हैं नए। पुराने रीट्स तो है, मैंने बाय द वे इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी। और दूसरी बात ये कि मैं रीट मैंने खुद खरीदा है अभी रिसेंटली, डॉलमेन सिटी रीट। तो वो उसके लिए उसकी उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा जब ये मैं इसके बारे में बात करूंगा। स्टॉक, जो मैंने स्टॉक अकाउंट खोला है उसमें जरूर मैं बताऊंगा कि किस तरह मैंने पहला जो स्टॉक खरीदा था वो रीट का खरीदा था। इसके अलावा पाकिस्तान में और रीट्स आ रहे हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि जब वो रीट लॉन्च हो जाए तो उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास स्टॉक्स का अकाउंट भी होना चाहिए पाकिस्तान में, और वो खोलते खोलते ही 2 हफ्ते लग जाते हैं, वो भी होना चाहिए। प्लस म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और मैं कहूंगा कि मीज़ान का म्यूचुअल फंड, या इसके अलावा और भी एकेडी का म्यूचुअल फंड, ये कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न भी इनके अच्छे होते हैं। मीज़ान के अंदर और भी चीज़ें, और भी उनके ऑप्शन होते हैं, जैसे गोल्ड फंड होता है उनका, या इस तरह की और चीज़ें हैं जो कि आपको डाइवर्सिफाई कर सकती हैं। तो इन पॉइंट्स पे भी देखें, सिर्फ रियल एस्टेट को ना देखें। रियल एस्टेट डेफिनेटली अच्छी चीज़ है। आपके पास जितने पैसे हैं उसके अंदर एक प्रॉपर्टी लेने के बाद अगर आपके पास पैसे नहीं बचेंगे तो प्रॉब्लम है ना। इतने पैसे होने चाहिए कि अगर आप 70-80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ले लें तो उसके बाद कुछ पैसे आप कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकें। लेट से 20-25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए आप डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, रीट्स के अंदर, इस तरह की चीजों में इन्वेस्ट कर सकें ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, इन्होंने एक और बात की थी, जो सेकंड ईमेल इन्होंने की थी, वो उसके अंदर ये था कि आई एम गेटिंग अराउंड 20 से 25 लाख का प्रॉपर्टी प्रॉफिट ऑन वन प्लॉट एज ऑफ नाउ, जो मैंने 2 साल पहले खरीदा था। तो वो उसके ऊपर अभी मैक्सिमम प्राइस है, उनको लगता है कि इसके बाद शायद पैसे नहीं बढ़े। तो अगर आपको लगता है कि पैसे नहीं बढ़े तो आप उसको बेच दें। बेच कर आप इसके अंदर कोई और प्रॉपर्टी लें, या फिर आप उसके अंदर कोई जहाँ प्रॉपर्टी लें, डेफिनेटली आप प्रॉपर्टी बेच के प्रॉपर्टी लें तो ज़्यादा बेहतर है। और कहते हैं कि नो अदर इनकम ड्यूरिंग माई होल स्टे इन पाकिस्तान। तो फिर उसके लिए अगर आपको कैश फ्लो चाहिए तो अगेन मैं रेंटेड प्रॉपर्टीज़ की बात करूंगा, या फिर आप उसके अंदर एनपीसी में इन्वेस्ट कर दें। और लेकिन एट द सेम टाइम एनपीसी में इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों को, ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन इसलिए मैं नहीं कहता क्योंकि एनपीसी अगर पाकिस्तानी रुपये को देखें ना तो वो डिवैल्यू, यू नो के डिवैल्यूएशन का क्या हाल है वहाँ का। इसके अलावा डॉलर के अंदर भी जो है ना 7% अच्छी रिटर्न है। लेकिन जो अगर देखें ना ओवरऑल प्रॉपर्टी को देखें या स्टॉक्स को देखें या इवन यूएस के स्टॉक्स को देखें, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न देते हैं, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड यू हैव टू वेट फॉर दैट, एंड थोड़ा सा उसमें सब्र चाहिए होता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप अगर क्योंकि आपने थोड़ा सा मिक्सअप कर दिए चीज़ों को, तो मैं ये कहूँगा कि आप इसके अंदर जो पैसे आपके पास कैश इन हैंड है, पहले तो वो देखें कि कैश कितना है। कैश को आप जो है ना सबसे पहले तो इन्वेस्ट कर दें जब तक कि आपका कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। तो जब डिसीजन हो जाए, आपको प्रॉपर्टी लेनी है 70-80 लाख रुपए की, तो वो प्रॉपर्टी लेकर उसको रेंटल प्रॉपर्टी बनाएं ताकि कैश फ्लो बनना शुरू हो जाए। और बाकी के जो पैसे हों वो आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर डालें, आप स्टॉक्स के अंदर डालें, स्टॉक मार्केट का अकाउंट जरूर खोल लें, ताकि जब कोई नया रीट आता है तो आप उसको खरीदने के लिए जल्दी से आप उसको खरीद सकते हैं थ्रू दैट ब्रोकर अकाउंट होना लाजमी है। ठीक है ना, नेक्स्ट ईमेल की तरफ चलते हैं। अच्छा, इत्तेफाक से दो, पहला सिंगापुर, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, सेकंड थर्ड वन इज आल्सो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। Dear Wali, thanks for making such videos on managing finances. I need some advice on how and where to invest. I have already acted on your advice 75 15 10 75 15 10 के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, आप जाके जरूर देखिएगा। I am 40 years old living in Australia. Family of 4, myself, wife and 2 kids. Our family income is around 10,000 Australian dollars per month. I have a mortgage of around 2600 per month. 1000 per month, it's max, maybe less, including grocery and bills. ये उनके खर्चे हैं। We have no unsecured loan और car finance। ठीक है। अच्छा, दो पॉइंट्स थे। एक पॉइंट का तो मुझे इसका आंसर मिल गया था, इन्होंने रिप्लाई किया था। इनका आफ्टर टैक्स इनकम जो थी वो 8600 के करीब, 8400 के करीब इन्होंने शायद बोली थी। उससे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इनकी ये फैमिली इनकम है, ये खुद इतने पैसे नहीं कमा रहे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी कि 120 के ऑस्ट्रेलियन डॉलर बना रहे होंगे ऑन द पर एनम,
तो आपका टैक्स ब्रैकेट आ जाएगा तकरीबन 40% का। तो आपकी 1 लाख जो दस दस हजार डॉलर्स की जो सैलरी है वो $6,000 पे चली जाएगी। तो वो मुझे कह रहे हैं कि $8,400 के करीब वो उनकी होम फैमिली इनकम है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टनर्स काम कर रहे हैं। तो इट्स वेरी गुड, आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है जब दो लोग काम करते हैं। और वो कहते हैं कि मॉर्गेज जो है उनका 2600 जाता है। और 1000, अच्छा दूसरा पॉइंट ये है कि $1000 कहते हैं कि पर मंथ उनका खर्चा है, जो कि मुझे कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इट्स फॉर अ फैमिली ऑफ 4, इट्स वे लेस। तो बल्कि मैं तो आपको कहूंगा कि मुझे ब्रेक डाउन दें जरा कि किस तरह का खर्चा कर रहे हैं आप, क्योंकि ये तो एक टेस्ट केस हो जाएगा। $1000 ऑस्ट्रेलिया में 4 लोगों के साथ, इट्स समथिंग विच इज अ वेरी गुड बजटिंग। तो आप मुझे प्लीज उसमें बताएं। इसमें उन्होंने लिखा है कि कार फाइनेंस उन्होंने नहीं की हुई है, अनसिक्योर्ड लोन नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रोसरी के साथ, बिल्स के साथ, और ये दो चीजें हैं हाँ इम्पोर्टेंट। इसके अलावा आई डोंट नो कि कुछ और है, लेकिन इसके साथ अगर आपके $1000 खर्च हो रहे हैं तो प्लीज मुझे डिटेल में बताएं कि किस तरह से आप उसको मैनेज कर रहे हैं, ताकि मैं ऑडियंस को भी बता सकूं। अच्छा, इसके अंदर वो एडवाइस मांग रहे हैं। एडवाइस ये है कि लेट से आपके पास तो आप काफी कुछ सेव कर सकते हैं। लेट से मुझे नजर आ रहा है कि $5000 आप मंथ के सेव कर रहे हैं। तो उसके अंदर मैं कहूंगा आपको कि अगर पाकिस्तान कभी भी टाइम किसी टाइम पे आना है पाकिस्तान, तो फिर तो आप पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स के अंदर या नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में सेव करें या इन्वेस्ट करें। अगर आपने सोचा हुआ है कि पाकिस्तान में नहीं आना, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करें फिर भी, क्योंकि डॉलर रिटर्न्स आपको इस तरह के नहीं मिलेंगे। और आपका ऑलरेडी एक घर है वहां पर, आपने ऑस्ट्रेलिया में लिया हुआ है, तो उसके अंदर आपको तकरीबन मॉर्गेज चल रही है उसकी। तो आप आई डोंट नो कि इफ यू आर विलिंग फॉर अनदर होम इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि प्राइसेस एज आई सेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन के वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त। तो आई डोंट नो इफ यू आर विलिंग टू हैव अनदर होम। अगर नहीं लेना चाह रहे तो पैसों को जो भी सेव करें उनको इन्वेस्ट करें सही जगह पर, ऑस्ट्रेलिया के स्टॉक्स में लगाएं, यूएस के स्टॉक्स में लगाएं, यूएस के ईटीएफ्स ले लें। पाकिस्तान के अंदर अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के अंदर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट डॉलर डिनोमिनेशन में लें अगर आपको पाकिस्तान मूव नहीं होना, और उसमें देख के लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यूएसडी के अंदर एक लिमिट है कि आपको जब भी वो इन्वेस्ट करना है वो $5000 से ऊपर की अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। तो $5000 आपको लाने होंगे, $5000 लाने होंगे, तो वो उसके हिसाब से देख लें कि वो तकरीबन कोई 7500 मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन डॉलर बनेंगे। तो आपकी महीने से ज्यादा की जो है ना उसकी इन्वेस्टमेंट होगी एक टाइम की। बाकी इसके अलावा म्यूचुअल फंड आप खोल सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अकाउंट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान में बेनिफिट करेंगे। इस वक्त आप देखें ना 5 साल की भी लिमिट आई नहीं है अभी तक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर, या म्यूचुअल फंड की जो नैब्स हैं आप देखें वो 5 साल के लेवल के ऊपर भी नहीं है, अभी भी मार्केट नीचे 2017 के लेवल से। तो मैं कहूंगा कि ये इस वक्त अच्छा टाइम है एंटर करने का पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड्स के अंदर। स्टॉक्स के अंदर तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो मैं डील नहीं करता, मुझे नहीं पता होता, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर अच्छा टाइम है एंटर करने का। अच्छा, इसके अलावा ये कि आप एज आई सेड यूएस की मार्केट ज़रूर देखें, ऑस्ट्रेलिया की स्टॉक मार्केट ज़रूर देखें। वहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन अगेन एज आई सेड पैसों को ऐसा ना रखें, इन्वेस्ट करते रहें। सिर्फ और सिर्फ अपना जो इमरजेंसी फंड है वो कैश में रखें, बाकी सारी चीजें इन्वेस्ट कर दें। लेट्स गो टू द नेक्स्ट ईमेल। अच्छा, नेक्स्ट ईमेल बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बिकॉज इन्होंने पूरी पूरी ईमेल मुझे उर्दू में लिखी है, उर्दू प्रॉपर एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने मुझे भेजी थी। तो मैं पूरी ईमेल ट्राई करता हूँ कि पढूं उसको। इसके अंदर मैं थोड़ा सा उसको बड़ा कर लूँ। ओके। मोहतरम वली भाई, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैंने गुज़िश्ता माह से सब्सक्राइबर हूँ, आपकी बातों से मुतासर होकर मैंने अलमीज़ान आई सेव के और की AKD में तजर्बाती तौर पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू की है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में मुकीम हूँ। यहाँ पैदा हुआ, उम्र 52 ईयर्स। अंदरूनी सिंध से बुनियादी ताल्लुक़ है, मगर रिहायशी कराची का हूँ। 2 बीवियां और 4 बच्चे हैं। सबसे छोटे बेटे की उम्र 4 साल और बड़े बेटे की उम्र 22 साल है। मुख्तसर ये कि सऊदी अरब में बहुत पैसा कमाया, सब ज़ाया कर दिया, कभी सेविंग नहीं की। ये बात हमारे रहनो गुमान में भी नहीं थी कि हम कभी पाकिस्तान वापस जाएंगे। मगर अब आपको मालूम है कि यहाँ के हालात गैर मुल्कियों के लिए तंग होते जा रहे हैं। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के अहले खाना पर भारी फीस लगा दी गई है। इसके बारे में मैंने पढ़ा और डिटेल में थोड़ा सा देखा तो पता चला है, मुझे पता था कि 200 सऊदी रियाल पर पर्सन पर मंथ की फीस है, लेकिन ये कभी ज़्यादा हुई है और कभी थोड़ी सी और कम हुई है। आई डोंट नो इस वक्त क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से एटलीस्ट इतनी तो है, 2000 सऊदी रियाल पर पर्सन पर मंथ। यानी कि अगर आप फैमिली ऑफ लेट से आपके आपके ऊपर डिपेंडेंट लेट से 4 लोग हैं या 3 लोग हैं, 3 लोग हैं लेट से, तो 3 लोगों की जो आपकी डिपेंडेंट की फीस आएगी वो आपकी पर मंथ 600 दिरहम या रियाल आएगी। तो 600 रियाल तो आप उसको एवरी मंथ आप निकाल दें सिर्फ फैमिली रखने के, अगर 3 लोग हैं यानी कि 2 बच्चे और एक वाइफ आपकी अगर है,
तो ये इट्स वेरी एक्चुअली, फिर इसके अलावा इंश्योरेंस कॉस्ट और सारी चीज़ें मिला लें तो बहुत सारी कंपनीज बियर नहीं करती हैं, तो ये चीज़ वाकई एक प्रॉब्लम है सऊदीया के अंदर। अच्छा, मैं एक नशरियाती रात मैं इस ईमेल के चीज़ को मैं काट देता हूँ क्योंकि इससे इनकी आइडेंटिटी थोड़ी सी नज़र आ रही थी, तो मैं नहीं चाह रहा कि इनकी आइडेंटिटी नज़र आए। 2 साल पहले मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना शुरू किया, मेरे पास लगी बनी रकम नहीं है, इसलिए इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लेना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बढ़ गया, आगे बढ़ गया। मेरा हदफ 2024 तक है, जब मैं मुतअद्दिद छोटी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाऊंगा। मैंने ज़िंदगी से भी आपसे भी ये सीखा है कि पैसा अगर जेब में रहे तो ज़ाया हो जाता है। बिल्कुल, पैसों को आप इमरजेंसी फंड रखें, इससे ज़्यादा फंड अपने पास ना रखें, उनको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, सही जगह पे इन्वेस्ट करें, गलत जगह पे पॉन्जी स्कीम्स में ना कर दें इन्वेस्ट। जैसा कि आपको बताया, म्यूचुअल फंड में तजर्बाती तौर पर कदम रखा है, जब पूरी तरह समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह इसमें भी कामयाबी देगा अल्लाह ताला। सही बात है। मैं आपको बताऊं, मैं स्टॉक मार्केट के अंदर, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के अंदर पहले मैंने काम नहीं किया था। जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया तो मैंने थोड़ा सा देखा है उसको, मुझे भी समझने में इतना टाइम लगा है कि किस तरह से इनका जो पूरी ऐप है काम करती है, या इसके अंदर जो पूरा इनका सिस्टम है वो कैसे काम करता है, इसकी टर्म्स क्या है, कौन से शेयर्स किस तरह काम कर रहे होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इतना आसान नहीं होता। तो आप पहले, मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप पहले म्यूचुअल फंड में पहले इन्वेस्ट करें, उसके बाद स्टॉक मार्केट के अंदर जाएं, और स्टॉक मार्केट में भी स्लोली स्लोली एंटर करें, पैसे ज़्यादा ना लगाएं उसमें। इन्होंने भी सही किया कि अभी, लेकिन एज इनकी ज़्यादा है इस वक्त, तो इन्होंने अभी स्टार्ट तो कर दिया म्यूचुअल फंड में, लेकिन देखें आगे क्या होता है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, 54 ईयर्स की एज के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें तो ये हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट लिंक्ड होते हैं, इक्विटी लिंक्ड होते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कितना टाइम है अभी, और कि आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी रिटायरमेंट से पहले आपके प्रॉफिट के रिटर्न्स आ जाने चाहिए, तो ये आप इसमें ज़्यादा पैसे ना लगाएं। अच्छा, जो सवाल पूछना चाहता हूँ वो ये कि जितने भी इन्वेस्टमेंट इदारे हैं इनका मुनाफा काफ़ी हद तक महदूद है, वो तो है, जाहिर सी बात है। आप देखें ना, जो बेस्ट इस वक्त जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में 11% मिल रहा है, इससे ज़्यादा कोई भी आपको नहीं देगा। सही है। अच्छा, अब बात करते हैं, ये इस्लामाबाद में मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने एक इदारे से वाबस्ता हैं, इसकी तस्वीर उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें भेजी हैं। वो 1 लाख रुपए पे कम से कम 6,000 रुपये और 10,000 रुपये, और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये माहाना मुनाफा देते हैं। यानी कि ये आपको कोई बात कर रहे हैं, अराउंड 70 to 80% प्रॉफिट पर एनम, यानी कि 1 लाख रुपए पे 70 से 80 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। वही तजर्बा करने के लिए गुज़श्ता 8 माह से मैंने 1 लाख रुपए दे रखा है, वो मुझे अब तक हर महीने की में कम से कम 6,000 रुपये से 7,000 रुपये दे चुके हैं। मेरे इल्म में एक और दोस्त भी हैं जिन्होंने इसी इदारे में 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इदारे का कहना है कि अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रकम का चेक लिख कर देंगे, अगर ज़्यादा रकम इन्वेस्ट करेंगे तो इतनी मालियत का एक प्लॉट के कागजात आपको देंगे, यानी बतौर ज़मानत। इस तरह आपके इदारे के साथ इन्वेस्टमेंट करना, इस तरह के इदारे के साथ इन्वेस्टमेंट करना कैसा है, आप मशवरा दें, बगैर नाम लिए बता दें। चलें, अब देखें, इन्होंने मुझे एक दो चीज़ें और बताई थी, जैसे इनका जो बड़ा बेटा है वो, उसने पढ़ा नहीं और उसने उसकी एजुकेशन पूरी नहीं हुई, उसको पाकिस्तान उन्होंने भेजा, वो नहीं कर सका। वो चाहते हैं कि वो फॉरेक्स वगैरह के अंदर किसी तरह कुछ सीख ले। उसके बारे में मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मैं बताऊँ कि जैस जो बात इन्होंने की है अभी, 6,000 to 10,000 पाकिस्तानी रुपीज़, 1 लाख रुपए पे महीने में मिल रहे हैं, ये तो पॉन्जी स्कीम है, ये इस स्कैम है। इसके अंदर तो आप बिल्कुल भी ना जाएं। इतना पैसे कौन देता है? 80% तो दुनिया में कोई भी आपको नहीं देगा, तो ये कभी ना कभी भाग जाएंगे। मैंने इनको मशवरा दिया है कि ईमेल पे मैंने इनको बता दिया था कि भाई, कब सबसे पहले तो ईमेल, पता नहीं मेरी ये वीडियो पता नहीं कब आए, लेकिन इसके अंदर आप 1 लाख रुपए डाल चुके हैं, पैसे रिकवर हो रहे हैं, आप वहां छोड़ दें उसको। जितने रिकवर हो जाते हैं, उसमें और पैसे ना डालें। जो पैसे आ रहे हैं, अगर आपको शौक है तो जो पैसे आ रहे हैं उसी को दोबारा डाल दें, लेकिन इससे ज़्यादा पैसे ना डालें, क्योंकि लोग फिर क्या करते हैं कि जब पैसे आते हैं ना तो उसके बाद लालच आती है कि और पैसे डाल दें तो और पैसे आ जाएंगे। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये मुझे फ्रॉड लग रहे हैं। तो इस कंपनी के साथ आप ज़्यादा काम ना करें, जितने पैसे दे दिए हैं वो उसको रिट्रीव करें, जो पैसे आते हैं वो लगा दें, दोबारा से आते हैं अल्लाह मालिक है, तो एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा आपका। दूसरी चीज़ जो आपने कही कि आपका जो बेटा था वो 22 साल का इस वक्त है, उसने पढ़ा नहीं है, और वो उसके लिए कुछ बताऊं तो वो, देखें, अब मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम किस तरह ले सकते हैं, उसको उसको कहें कि वो वीडियो देख ले। उसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं डिफरेंट तरीकों से घर पे बैठकर। तो लेकिन उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जहां तक आप ये कह रहे थे कि मैं उसको फॉरेक्स की चीज़ें सिखा दूं, स्टॉक्स सिखा दूं, और उससे चले वो 5-6 लाख रुपए ज़ाया भी कर दे, ये बात उन्होंने मुझे ईमेल पे अलग से कही थी। 5-6 लाख रुपए ज़ाया भी कर दे तब भी कोई मसला नहीं है, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन कुछ सीख जाए। लेकिन देखें, ये एक गलत आपकी सोच है, वो उससे भी नहीं सीखेगा।
क्योंकि जो फॉरेक्स है वो एक तो ये कि वो लेवरेज पे काम होता है, वो सही चीज़ नहीं है, मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। हाँ, स्टॉक्स को मैं रिकमेंड करता हूँ, लेकिन वो भी जो है ना इतने आसान चीज़ नहीं है कि कोई बंदा भी बैठे और काम करना शुरू कर दे और पैसे कमाना शुरू कर दे। स्टॉक्स के अंदर जो पैसे कमाने वाली बात होती है ना, वो इतने आसानी से नहीं आती है। पहले बंदा पैसे डुबो ही देता है। तो ये लॉन्ग टर्म चीज़ है। तो मैं कहूँगा कि उसको जो है ना कोई आप पैसे कमाने पे लगाएं। देखिए, अपने उसने पढ़ा तो नहीं है। अब वो पैसे कमा कैसे सकता है, ये सऊदीया में रह रहा है, सारी चीज़ें उसके पास अवेलेबल होंगी, इंटरनेट, कंप्यूटर सब कुछ है। आप उसको बोलें कि वो वीडियो देखे और फ्रीलांसिंग का काम करे, पहले फ्री में काम करे, फ्री में लोगों को काम करके दे, उसके बाद फिर थोड़ा सा काम करे, क्योंकि उसके पास ये बहुत अच्छा टाइम है जो वो कर सकता है। जब उसके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है तो वो पूरा टाइम अपना दे सकता है। मुझे पता है आपकी फैमिली की सिचुएशन, तो आप भी थोड़ा सा उसको अपटाइट करें। आप उसको पैसे ना दें ताकि उसको पैसे कमाने का खुद से हो कि वो किस तरह से खुद पैसे कमा सके। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी बात। बाकी ये कि आप हाँ इन्वेस्टमेंट करते रहें, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते रहें, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट करते रहें। आपकी एज इस तरह की है कि मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपकी रिटायरमेंट करीब है। तो आप अगर कोई बात हो तो मुझे ईमेल कर दिएगा। नेक्स्ट ईमेल की तरफ चलते हैं। अच्छा, इन्होंने मुझसे कहा था कि आपको नाम लेना तो नाम ले लो, तो मैं इनका नाम बता देता हूँ। ईमेल इन्होंने ये किया कि माय नेम इज़ अहमद, with more than 50 years of age. I am government employee having 80,000 rupees salary. My wife too is a government teacher. Her salary is around 70,000, and I don't have any investment. Neither do I save any money because of our home expenses and kids university and school fees. I have 3 kids, by the way. I do work second. I do work second time in newspaper as well. दूसरी जॉब भी करते हैं, where I get 15,000 of salary. I do own a car worth 1.5 million, 15 लाख की गाड़ी है. Own a house as well and worth around तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए besides city area. But I don't save money, and I have investment. I don't have any investment anywhere else. Plus, my wife do have some investment in her monthly salary, but we do not even own our own. But we don't. But we do not even own any property like plot or shop or apartment or anything. And there is always that money problem at the end or by the mid of every single month in our home. And I'm sure there will be a lot of others too like me. What would be your suggestion to people like me, or am I doing something wrong in the life, or should I carry on like this? Plus, I live in Peshawar, Pakistan. Thank you very much. Okay to call my name. Okay. तो अहमद साहब ने मुझे ईमेल किया, 50 ईयर्स ऑफ एज है और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 80,000 रुपये सैलरी आती है, और वाइफ भी इनकी गवर्नमेंट टीचर है जिनकी सैलरी 70,000 रुपये है। और अच्छी बात यह है कि घर इनका अपना है, और इसके अलावा लेकिन और कुछ भी नहीं है। बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, स्कूल फीस है, उनकी सारे खर्चे होते होंगे तो पैसे निकल जाते हैं। सेकंड जॉब भी कर रहे हैं, 15,000 रुपये उससे उससे भी मिल रहे हैं, गाड़ी भी इनके पास है। और इसके अलावा ये कि कोई और प्रॉपर्टी शॉप वगैरह कुछ भी नहीं है जहाँ से रेंट आए। प्रॉब्लम होती है पैसों में एवरी सिंगल मंथ, मिडिल में भी प्रॉब्लम आ सकती है, एंड में भी मसला आ सकता है। तो पेशावर में रहते हैं। अब देखें, पहले तो पॉजिटिव्स। पॉजिटिव्स ये कि आपके पास घर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पास कहाँ से घर बनाएंगे 1.5 करोड़ रुपए का। दूसरी चीज़ ये कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं आप दोनों, आपकी वाइफ और आप खुद। आप ये सोचें, ये तो एक क्या कहते हैं इसको, कामयाबी का परवाना है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होना। मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन इस वक्त एज इट इज़ जैसे पाकिस्तान के अंदर चल रहा है वो है। मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता किसी को गवर्नमेंट जॉब में जाना, क्योंकि वो फिर कंप्लेसेंट हो जाते हैं। लेकिन और दूसरी बात ये कि मैं अब जो नेक्स्ट बात करना चाह रहा हूँ वो एक कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि पेंशन जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया पाकिस्तान के लिए। लेकिन आपके लिए पॉजिटिव ये है कि आप खुद जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपकी वाइफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। जो सैलरीज आपने मुझे बताई हैं करंट सैलरीज, उसके हिसाब से आपकी अपनी रिटायर्ड लाइफ, अगर आपके पास घर मौजूद है तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। ये टाइम आपके पास मुश्किल है जिसके अंदर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और यूनिवर्सिटी गोइंग है, मैं कहूँगा कि उनको इस काबिल हो जाना चाहिए कि वो खुद अपने आप को सस्टेन कर सकें। आप अपनी पेंशन के ऊपर आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं अपनी। अब बात रही कि करंटली सिचुएशन जो आपकी है उसके अंदर आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, मुझे नहीं पता कि आपकी बच्चों की फ़ीस कितनी है, जो कि एनीवेयर आपकी जो सैलरीज़ हैं उसके अंदर आई एम श्योर कि शायद उसमें प्रॉब्लम हो रही हो, जब भी आप इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको जो आप एक्स्ट्रा इनकम 15,000 रुपये कमा रहे हैं, आप उसको बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। आप जो यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं,
उनको कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें, ट्यूशंस पढ़ा सकते हैं। मैंने और भी वीडियोस में जैसे जिक्र किया है कि सेकंड इनकम किस तरह बना सकते हैं, साइड इनकम किस तरह बना सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। बहुत सारे काम कर सकते हैं इस तरह के। तो प्लीज़ आप उन बच्चों को भी जो है ना थोड़ा सा काम पे लगाएं। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रियलाइजेशन लें कि देर इज़ नथिंग फ्री। अम्मा अब्बा कब तक करते रहेंगे। यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चों को थोड़ा बहुत अपना अपना सेल्फ सस्टेन होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्सेप्ट कम है, लेकिन फिर भी मेरे ज़माने में भी, इवन उस ज़माने में भी लोग बच्चे जो है वो ट्यूशन पढ़ा के अपना गुजारा करते थे। अपनी पॉकेट मनी तो खुद ही निकाल लिया करते थे। फीस ऑफ कोर्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं फिर तो नथिंग नथिंग लाइक इट, आपका फिर वो भी खर्चा नहीं होगा। बाकी आपकी हाउस होल्ड इनकम अगर देखूं मैं, तो तकरीबन कोई 1,70,000 रुपए। तो वाकई उसमें अगर फीस वगैरह ज़्यादा है बच्चों के स्कूल्स की, यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसमें प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के साथ मसला होगा। लेकिन 1,70,000 रुपये इज़ नॉट समथिंग के वो कम हो। मतलब ठीक है कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें आप क्राइसिस में आ जाएं। ये क्राइसिस में जो आप आ रहे हैं ना, एवरी मंथ जो क्राइसिस में आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपका कैरी ओवर बहुत ज्यादा आ रहा है। आपको करना ये होगा कि आप 1 से 2 महीने अपने हर चीज को ब्रेक लगा दें। 2 महीने के लिए आप ब्रेक लगा दें हर चीज को। खर्चों को ब्रेक लगा दें। बाहर खाना नहीं खाएगा कोई, बाहर से कोई चीज नहीं आएगी। सारे घर वालों को आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि क्या प्रॉब्लम्स है। तो एकदम से ब्रेक लगाएं। 2 महीने गुजारें इस तरह से। ऐसे गुजारें कि आपके पास सरप्लस आना शुरू हो जाए। जैसे ही वो सरप्लस आए तो फिर उसके बाद आप रेगुलर रेगुलर नॉर्मलिटी की तरफ जाएं। लेकिन आप बजट के साथ जाएं। हर चीज़ के पैसे फिक्स करें। इससे ज़्यादा इस चीज़ पे खर्च नहीं होंगे। अगर किसी चीज़ को बजट कोई चीज़ आउट हो रही है बजट में, तो आप उसके अंदर जैसे लेट से ट्रैवलिंग के अंदर आप कहीं जा रहे हैं तो पेट्रोल आपका लग रहा है। पेट्रोल को किस तरह से आप बचा सकते हैं, आप किस तरह से अपना रूट इस तरह से बना सकते हैं कि किस तरह से वो रूट प्लान करे कि वो हर एक को जो है ना केटर कर ले। इसके अलावा ये कि बाहर से खाने ना लाएं, बाहर का ऑर्डर ना करें, ईट आउट ना करें। इसके अलावा बच्चों को थोड़ा सा समझाएं कि कुछ महीनों के लिए हमें जो है ना थोड़ा सा ऑस्टेरिटी पे जाना पड़ेगा। ये आप जब 1-2 महीने के लिए करेंगे ना, तो थोड़ा सा दम घुटेगा आपका, लेकिन आपका काम होना शुरू हो जाएगा। इससे आपको स्पेस मिलेगी और आपको समझ में आएगा कि कहाँ से आप कॉर्नर्स कट डाउन कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं, ये कब तक चलेगा? मतलब आप खुद बताएं ना मुझे कि आप कह रहे हैं मिडल ऑफ द मंथ में आप लोगों के पास पैसे नहीं होते, तो ये कब तक चलेगा इस तरह से? आपको लाजमी इसमें ब्रेक लगाना पड़ेगा। और ब्रेक लगाकर आपको आगे फिर 1-2 महीने जब गुजरेंगे, 2 महीने 3 महीने जब गुजरेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अब वे आउट क्या है। लेकिन एज ए सेड, पॉजिटिव ये है कि आपके पास घर अपना है और आपके पास आने वाली है पेंशन, जो कि आपको ओल्ड एज में प्रॉब्लम नहीं करेगी। एटलीस्ट आपको ये पता है कि आपकी रिटायरमेंट अच्छी जा रही है। लेकिन ये करना पड़ेगा कि 2-3 महीने आप ऑस्टेरिटी में जाएं और उसके बाद फिर अपने आप को, पूरे घर को बिठाकर एक जगह पर समझाएं कि यार इस तरह से मसला है और अब हमको परमानेंटली ये कुछ चीज़ें ऐसी करनी है जिसके अंदर हमारा खर्चा इस बजट के अंदर आए। बाकी लोग भी फीडबैक दे सकते हैं, बाकी लोगों से भी पूछ सकते हैं, और इसी तरह मैं बाकी लोगों को भी बोलूंगा जो लोग देख रहे हैं इस वक्त वीडियो, अगर आपका भी बजट आउट हो रहा है, महीने के एंड में या मिडल ऑफ द मंथ प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप सोचें बैठकर 2-3 महीने बिल्कुल हर चीज़ को ब्रेक लगा दें। और फिर देखें कि जो सिर्फ असेंशियल चीज़ें हैं ना, जिसमें ग्रोसरी हो गई, ग्रोसरी में भी बिल्कुल डाउन टू अर्थ चीज़ें लेकर आएँ। सेहत भी अच्छी होती है अगर आप ये चीज़ें शुगरी चीज़ें लेंगे ना, उसमें सेहत का भी मसला होता है। तो सेहत भी अच्छी करें अपनी। और दूसरी बात ये कि जो स्कूल्स वगैरह की फ़ीस है वो आप ज़ाहिर सी बात है ख़त्म नहीं हो सकती है, लेकिन ये भी सोचें कि जिन स्कूल्स में आप बच्चों को भेज रहे हैं, आप इसको डाउनग्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसके अलावा ट्यूशन्स अगर आपने लगाई हैं तो ट्यूशन्स भेजना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, आप खुद घर में इस काबिल हैं कि बच्चों को पढ़ा सकें। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आप एक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास पैसों का प्रॉब्लम हो रहा है। तो आई होप कि कुछ आपको इंसाइट मिली होगी। नेक्स्ट ईमेल की तरफ चलते हैं। ओके, नाउ ये जो है, इनका नाम अगेन मैं नहीं दूंगा। और ये कहते हैं कि भाई, आई एम वॉचिंग योर वीडियोज फ्रॉम लास्ट 1 मंथ एंड रियली enjoying योर कंटेंट। आई हैव अ पर्सनल प्रॉब्लम। I think I have an addiction to save money. I want to save 90% of my earning. I do not want to spend on myself or any other materialistic thing. Please advise how to have a healthy balance between enjoying life and saving money to invest. I'm 38 years old and working in Saudi Arabia. Please do not mention. Okay. नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग ईमेल है, पहली दफा मुझे किसी ने इस तरह की बात कही है। ये है भाई साहब एडिक्टिव टू मनी सेविंग। 90% इनकी अर्निंग जो है वो सेव करते हैं, ये 10% खर्च करते हैं। अब मुझे नहीं पता इनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल कि इनकी शादी हुई हुई है या बैक होम रखी हुई है इन्होंने, फैमिली सऊदीया में रहते हैं। तो आई मीन आई डोंट नो कितनी सैलरी है ये भी नहीं बताई इन्होंने। लेकिन अगर ऐसा है
10% के ऊपर गुजारा कर रहे हैं। तो अब इसमें यह है कि भाई देखें, हर चीज़ को बैलेंस में लेके चलना चाहिए। अब मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक मैंने आपको बल्कि मैंने जैसे बताया ना, मैं एक वीडियो बनाई जिसके अंदर अपनी दो बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ, जो मैंने फाइनेंशियल मिस्टेक्स मैंने की हैं, उसके बारे में जिक्र किया। उसमें से एक मिस्टेक ये थी कि मैंने एक प्लॉट लिया था। वो प्लॉट मैंने लिया था आई थिंक व्हेन आई वाज 23 इयर्स ओल्ड, मे बी 24 इयर्स ओल्ड। और उसके उसके फौरन बाद मेरी शादी हुई थी। वो प्लॉट मैं उस वक्त उसकी इंस्टॉलमेंट भर रहा था जब मेरी सैलरी 16,000 रुपये थी, और वो 8,000 रुपये मैं उसकी इंस्टॉलमेंट भर रहा था। और वो ऑल्दो के उसके बाद मेरी सैलरी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ी थी, लेकिन उस वक्त ये हाल था। उसमें कुछ मैंने जो जो थे वो उसकी एडवांस पेमेंट थी, वो मैंने अलग से जो पैसे सेव किए हुए थे उससे कर दी थी, और बाकी मंथली इंस्टॉलमेंट भरा था। वो प्लॉट आज से लेट से 20 साल पहले तकरीबन जो प्लॉट लिया था मैंने, वो आज तक मुझे नहीं मिला है। और मैंने उसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत की थी उस इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप ये देखिए, बैलेंस होना जरूरी है। अगर मैं उस वक्त उस चीज को कहीं और डाल देता तो शायद मुझे अच्छी चीज मिलती, लेकिन पॉइंट ये है कि मैंने एक अच्छा टाइम अपनी जिंदगी का ऐसे टाइम में गुजारा था जिस टाइम पर मुझे बहुत ज्यादा कॉर्नर्स कट करने पड़े थे अपने फाइनेंस के। लेकिन मैं उसको कह रहा था कि चलो यार ये प्लॉट बन जाएगा तो फिर आगे जाके कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन देखें, हर चीज ऐसे नहीं होती, और उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे इसके अंदर ये प्लॉट मेरे पास हाथ में ही नहीं आया, ये फ्रॉड हुआ था। उसकी एक बहुत लंबी कहानी है जो अभी भी केस चल रहा है, लेकिन उस अभी तक मेरे हाथ में नहीं आया। तो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। आप देखें, अब मुझे नहीं पता आपकी फैमिली है कि नहीं है, लेकिन अगर फैमिली नहीं भी है तब भी लेट से कुछ चीजों के ऊपर आपको खर्चा कर लेना चाहिए। खाने पीने पे आप बंदा खर्चा कर लेता है, 10% आप सेव करें, बाकी करके अच्छा। बाकी पॉइंट ये ना कि सेविंग कर रहे हैं 90%, उसमें कर क्या रहे हैं, उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, कहीं के नहीं कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो मैंने 75 25 और 10 वाली जो वीडियो बताई है, ये तो आप बहुत ही ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं ना। आप तो उसको, मैं उसका रेशियो ही खत्म कर दिया आपने, जिस तरह से आप ये बता रहे हैं मुझको। लेकिन ये कि नहीं, इसके अंदर आपको जो है ना थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना होगा। आपको थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करना पड़ेगा। लाइफ को एंजॉय करने के लिए मैं बताऊं, आपको चीजें लेने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं आपको जो है इस केस के अंदर, आप बताऊं क्या करें, आप जो है ना ट्रैवलिंग करें। आप सऊदीया में, आजकल तो पेंडेमिक का जमाना है तो ट्रैवलिंग उस तरह से नहीं हो सकती, लेकिन आप ट्रैवलिंग करें। आप जहां इजीली जा सकते हैं, वीजा फ्री जा सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। लेट से सऊदीया में आप हैं, आप अजरबैजान जा सकते हैं, आप जॉर्जिया जा सकते हैं, लेट से आप ओमान आ सकते हैं। आप ये जगहें देखें, घूमें इन जगहों पर। अगर आप अकेले हैं, आप बैकपैक लेकर निकलें। हफ्ते में आपका 2 3 4 दिन के अंदर अजरबैजान हो जाएगा, लेट से एक हफ्ते में हो जाएगा, एक हफ्ते में जॉर्जिया हो जाएगा, एक हफ्ते में ओमान हो जाएगा। आप सस्ती से सस्ती अकोमोडेशन लें, सस्ती से सस्ती आप इसके अंदर चीज़ें करें, फ्लाइट सस्ती लें, जो जहाँ रोड से जा सकते हैं बाय रोड जाएं। ये सारी चीज़ें आप करें, आप देखें आपके अंदर हैप्पीनेस आपको मिलेगी। ट्रैवलिंग ब्रिंग्स सो मच ऑफ हैप्पीनेस। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। और सस्ती ट्रैवलिंग हो जाए तो क्या बात है, आप पूरी अपनी कहानी बना सकते हैं, आप इसको यूट्यूब पर डाल सकते हैं, आपने किस तरह से कम खर्चे में क्या क्या चीज़ें की। तो एज आई सेड, हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। आप ये करके देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ट्रैवलिंग बहुत मज़े की चीज़ होती है। उसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पर्सपेक्टिव मिलता है नई चीज़ों का। ये जो आप कर रहे हैं ना कि आप सिर्फ सेव कर रहे हैं, भले आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन अगर आप सिर्फ सेव कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, वो आपको अंदर से मारेगा और कुछ नहीं करेगा। आपको लाजमी ट्रैवलिंग करनी चाहिए। मैं बाकी चीज़ों का नाम इसलिए नहीं ले रहा, लेट से आप अच्छे, मैं नहीं कह रहा कि आपसे अच्छा मोबाइल ले लें। हाँ, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप एक अच्छा मोबाइल लेना, ताकि आपको तस्वीरें आप अच्छी खींच सकें या वीडियो आप अच्छी बना सकें। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई बहुत महंगा सा बैकपैक ले लें, बहुत आप महंगी एयरलाइन में ट्रैवल करें, या फिर आप बहुत 5 स्टार होटल के अंदर ट्रैवल जब रह रहे हो तो जब ट्रैवल कर रहे हो तो रहें। ऐसी चीज़ नहीं है। आप बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें करें, लेकिन ये आपको, और वो चीज़ करें जिससे आपको चीज़ें आसान हो रही हो, तो वो आपको हैप्पीनेस देगी। तो हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैसे बचाना हैप्पीनेस नहीं है। आपके पास एक गोल होना चाहिए हर चीज़ के लिए। तो पैसे बचाने का भी एक गोल होता है ना, इन्वेस्ट करने का भी एक गोल होता है। अगर आपके पास वही नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा ना करें। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है ना। ये वीडियो हम अभी ख़त्म करते हैं यहाँ पर। मेरे पास और बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो सारे क्वेश्चंस के को लेकर आऊँगा, ताकि और प्लीज़ आप मुझे क्वेश्चन सेंड करें। लेकिन प्लीज़ ज़रा थोड़ी सी छोटी ईमेल करें। आई नो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है लोगों को कंसाइज करने में।
या मैं अगली दफ़ा से कोशिश करूँगा कि मैं खुद किस तरह से उसको पहले से समराइज़ कर लूँ ईमेल्स को, ताकि ज़्यादा मुश्किल ना हो, ज़्यादा टाइम ना लगे। एज़ आई सेड कि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो आप चैप्टर्स के हिसाब से होपफुली देख रहे होंगे इसको, या पूरी वीडियो देख ली हो तो थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा ये जो पहली ऊपर आपको वीडियो नज़र आ रही है ना, ये आपको पिछला क्वेश्चन एंड आंसर्स का जो सेशन था उसकी वीडियो है। और ये जो दूसरी वीडियो है, ये मेरी एक रेगुलर वीडियो है, प्लीज़ देखिएगा इसको, बहुत मज़े की वीडियो है। आप इसी तरह वीडियोज़ देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।